सोचो अगर एक आदमी जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उस पे झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाए। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक वकील मर्फी से होती है जो अपने पिता को बचाने के लिए कोर्ट में केस लड़ रही होती है। उसके मुताबिक उसके पिता को एक ऐसे जुर्म में फंसाया गया है जो उन्होंने किया ही नहीं है। इसके बाद हमें 1997 का समय दिखाया जाता है जहां 6 साल की मर्फी और उसके पिता कूपर एक दुकान के बाहर खड़े होकर एक सेलर मून बैग को देख रहे होते हैं। मर्फी को वो बैग बहुत पसंद आता है तो कूपर अपनी बेटी से वादा करता है कि जैसे ही उसको काम से पैसे मिलेंगे वो ये बैग उसे जरूर दिलाएगा। तभी वो देखते हैं कि एक पुलिस कमिश्नर उसी बैग को अपनी बेटी के लिए खरीद रहा होता है। कूपर तुरंत उन्हें रोकने के लिए अंदर जाता है लेकिन वो पुलिस कमिश्नर उसको मार के दुकान से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो मार खाकर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। लेकिन मर्फी जो कि एक समझदार और प्यारी बच्ची होती है वो हालात को समझती है और बैग न मिलने पर भी उदास नहीं होती। छोटी होने के बावजूद भी मर्फी अपने पिता का बहुत ध्यान रखती है क्योंकि कूपर की मानसिक हालत ठीक नहीं होती है। अगले दिन जब कूपर अपनी तनख्वाह गिन रहा होता है कि तभी वहाँ वही पुलिस कमिश्नर की बेटी आ जाती है और वो कूपर को दूसरे दुकान चलने को कहती है जहाँ सेम सेलर मून बैग मिलता है। लेकिन रास्ते में अचानक वो छोटी बच्ची का पैर बर्फ से फिसल जाता है और अचानक उसके सर पे एक ईंट भी गिर जाती है जिससे उसकी उसी समय मौत हो जाती है। घबराहट में कूपर वो बच्ची को बचाने के लिए सीपीआर देता है लेकिन वहाँ एक औरत इसे गलत हरकत समझ लेती है और कूपर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देती है। इसके बाद पुलिस कूपर को पुलिस स्टेशन ले आती है। मानसिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको अरेस्ट किया गया है। फिर कूपर वहाँ से बार बार निकलने की कोशिश करता है। उसकी इस हरकतों की वजह से पुलिस उसको पीटने लगती है। फिर अगली सुबह पुलिस कूपर पे आरोप लगाती है ये कहते हुए कि उसने कमिश्नर से बदला लेने के लिए उसकी बेटी की हत्या की है। फिर उसे क्राइम सीन पे भी ले जाया जाता है जहां उसे पूरे इंसिडेंट को फिर से करने को कहा जाता है। जल्द ही मर्फी अपने पिता को ढूंढते हुए क्राइम सीन पे पहुंचती है और अपने पिता को हथकड़ी में बंधे देखकर पहचान लेती है। वो तुरंत अपने पिता के पास दौड़ते हुए आती है लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। इसके बाद कूपर को जेल भेज दिया जाता है जहां वार्डन भी उसको ऐसे अपराध के लिए पीटता है। फिर उसको सेल नंबर 7 में डाल दिया जाता है जहां 5 और कैदी पहले से रह रहे होते हैं। वो कैदी भी उसको ऐसे अपराध के लिए पीटते हैं। इन सब के बावजूद भी कूपर सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहा होता है। फिर जेल में कैदियों को फुटबॉल बनाने का काम दिया जाता है। कूपर का सेलमेट टॉम जो कैदियों का लीडर माना जाता है उन फुटबॉल का यूज स्मगलिंग के लिए करता है और इन सब सामान की स्मगलिंग करके उसने पूरे जेल में अपनी पकड़ बना ली होती है। लेकिन इन सब से उसके कई दुश्मन भी बन जाते हैं। फिर एक दिन जब दूसरे गैंग का लीडर टॉम को पीछे से चाकू मारने की कोशिश करता है कि तभी कूपर ये देखकर टाइम पे उसको बचा लेता है। कूपर की इस हरकत से टॉम खुश हो जाता है। बाद में टॉम कूपर को इस एहसान के बदले कुछ भी मांगने का ऑफर देता है। कूपर बोलता है कि वो बस अपनी बेटी मर्फी से मिलना चाहता है। फिर कुछ दिन बाद मर्फी को एक गाना बजाने वाली टीम के साथ जेल में लाया जाता है जो वहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए आए होते हैं। तभी सही समय मिलते ही एक कैदी मर्फी को एक बॉक्स में छिपा के सेल नंबर 7 में ले आता है ताकि वो अपने पिता से मिल सके। कूपर अपनी बेटी को देखते ही उससे माफी मांगता है और उसे सब कुछ सच बताता है। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि वो शो को बीच में बंद कर दिया गया है। तभी जल्दी से एक कैदी मर्फी को वापस छोड़ने जाता है पर तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि बस ऑलरेडी निकल चुकी होती है, जिस वजह से अब उनको मजबूरन मर्फी को सेल में ही छुपा के रखना पड़ता है। इसके बाद मर्फी के साथ रहकर बाकी के कैदियों को समझ आ जाता है कि कूपर किसी को भी नहीं मार सकता क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और सेल में सभी कैदियों को मर्फी के साथ खेलने में मजा आने लगता है। तभी एक रात जब वार्डन वो शो की परफॉर्मेंस की फोटोज देखता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की मिसिंग है। तो वो तुरंत गार्ड्स को पूरे जेल में तलाशी करने को कहता है। जल्द ही उन्हें मर्फी मिल जाती है और उसको तुरंत ही अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है जबकि कूपर को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। फिर मर्फी की जेल में होने की खबर पूरे जेल में फैल जाती है।
जिस वजह से एक कैदी गुस्से में जेल में आग लगा देता है, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन कर रहा होता है कि एक छोटी बच्ची को जेल में अलाउ किया गया है। आग बढ़ने की वजह से सभी कैदियों को मैदान में भेज दिया जाता है, जबकि वार्डन खुद उस कैदी को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आग और बढ़ जाती है, जिससे वार्डन और वो कैदी दोनों अंदर फंस जाते हैं। ये देखकर कूपर बिना जान की परवाह किए आग में कूद जाता है उन्हें बचाने के लिए। फिर जब हॉस्पिटल में वार्डन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जान कूपर ने बचाई है। इससे उसको एहसास होता है कि कूपर को फंसाया गया है और वो ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मर्फी अपने स्कूल जाना वापस शुरू कर देती है, पर जब उसकी टीचर उससे पूछती है कि वो इतने दिनों तक स्कूल क्यों नहीं आई, तो मर्फी जवाब में सिर्फ अपने पिता से मिलने के बारे में बताती है। इसके बाद वो अपनी टीचर को जेल ले जाती है, जिससे टीचर हैरान हो जाती है। वहाँ कूपर और मर्फी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। लेकिन अपने पिता से बिछड़ने के बाद मर्फी इतना ज्यादा उदास हो जाती है कि वो खाना पीना छोड़ देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और आखिर में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर जेल का वार्डन भी उससे मिलने पहुंचता है। इसी दौरान मर्फी वार्डन से रिक्वेस्ट करती है कि उसको भी अरेस्ट कर लो, ताकि वो अपने पिता के साथ रह सके। ये बात सुनते ही वार्डन उसे रोज स्कूल के बाद अपने पिता से मिलने की परमिशन दे देता है। फिर वार्डन कूपर की केस फाइल पढ़ता है और उसे पता चलता है कि यहाँ तो कुछ गलत हो रहा है, तो वो कूपर की मदद करने का फैसला करता है। फिर वार्डन कमिश्नर के पास जाके केस को फिर से जांच करने की मांग करता है, बिना ये जाने कि इन सब के पीछे कमिश्नर का ही हाथ है। इसके बाद जेल के अंदर सभी कैदी मर्फी के साथ अच्छा वक्त बिताने लगते हैं और साथ ही मर्फी टॉम को पढ़ना लिखना भी सिखाती है। फिर एक दिन मर्फी अपने क्लासमेट से फोन मांगकर जेल में ले आती है, ताकि सारे कैदी अपने घर वालों से बात कर सके। धीरे धीरे सभी कैदी मर्फी के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बना लेते हैं और सभी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि कूपर के फैसले की तारीख पास आ रही है, तो सभी कैदी उसकी मदद करने का प्रॉमिस करते हैं, ताकि वो अपनी बेटी के साथ वापस खुशी की जिंदगी जी सके। इसके लिए वो पहले कूपर से इंसिडेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करवाते हैं। फिर वो इंसिडेंट को कई बार इमेजिन करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चलता है कि कमिश्नर की बच्ची जमी हुई बर्फ की वजह से फिसल गई होगी और नीचे गिरते वक्त बच्ची ने एक रस्सी को पकड़ा होगा जो ईंट से बंधी होगी और फिर ईंट उसके सिर पे गिर गई होगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो कैदी कूपर को सवालों के जवाब देने की ट्रेनिंग देते हैं। मानसिक बीमारी की वजह से ये मुश्किल होता है, पर उन्हें यकीन होता है कि वो जरूर जीतेगा, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। सभी कैदी कई सारे सवालों और जवाब के नोट्स बनाते हैं, जिसे कूपर दिन रात पढ़ाई करता है। प्रिपरेशन के दौरान एक सरकारी वकील कूपर से मिलने आता है। वकील कहता है कि उसे गुनाह को स्वीकार करना चाहिए, ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, वरना कमिश्नर उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। कुछ दिनों बाद फैसले का दिन आता है और कूपर को कोर्ट में लाया जाता है। वेटिंग रूम में कमिश्नर उसे गुस्से में मारते हुए धमकी देता है कि अगर उसने गुनाह को स्वीकार नहीं किया तो वो उसकी बेटी को मार देगा। थोड़ी देर बाद जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है तो कूपर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए गुनाह स्वीकार कर लेता है। तभी वार्डन जज को कूपर की मानसिक बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर आखिर में उसको मौत की सजा दे दी जाती है। उसकी मौत की सजा 23 दिसंबर को रखी जाती है, जिस दिन मर्फी का जन्मदिन भी होता है। जेल में कैदियों को कूपर के लिए बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो एक हॉट एयर बलून बनाकर उसे जेल से भगाने का प्लान बनाते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं इस मोटिवेशन के साथ कि एक बेगुनाह इंसान को नाइंसाफी से बचाना है। वो दूसरे कैदी और मर्फी के टीचर से भी मदद मांगते हैं। कुछ दिनों बाद जेल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जहां मर्फी और कुछ बच्चे परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने पे मर्फी अपने पिता का हाथ पकड़ के मैदान में ले जाती है और मौके का फायदा उठाकर सभी कैदी कूपर और मर्फी को हॉट एयर बलून में बैठा देते हैं। जैसे ही वो उड़ जाते हैं, पुलिस को भी उनके भागने के बारे में पता चल जाता है कि तभी सभी कैदी पुलिस को उन्हें पकड़ने से रोकते हैं, लेकिन वो हॉट एयर बलून की रस्सी एक वायर में अटक जाती है, जिससे उनका बलून वहीं रुक जाता है। अब जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं होता,
तो कूपर और मर्फी आखिरी बार एक साथ सूरज को डूबते हुए देखते हैं। फिर 23 दिसंबर को कूपर और सभी कैदी मर्फी का जन्मदिन मनाते हैं। उसकी सजा से पहले सभी कैदी मर्फी को केक और कई सारे गिफ्ट से सरप्राइज करते हैं। फिर कूपर मर्फी को सेलर मून वाला बैग देता है जो उसने प्रॉमिस किया था। बैग से खुश होकर मर्फी अपने पिता को शुक्रिया कहती है। सभी लोगों को पता होता है कि कुछ ही देर में कूपर को फांसी दी जाएगी, इसलिए वो अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे होते हैं, पर फिर भी वो मर्फी के सामने कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर बाद गार्ड्स कूपर को सजा के लिए ले जाते हैं। जाने से पहले वो अपने सभी कैदी दोस्तों को आखिरी बार शुक्रिया अदा करता है। जब कूपर अपनी बेटी के साथ हॉल से गुजर रहा होता है, बाकी कैदी भी दुख महसूस कर रहे होते हैं। जाने से पहले कूपर अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो मर्फी को लास्ट टाइम गले लगाता है और फांसी के लिए चला जाता है। दूर जाते वक्त वो अपनी बेटी की आवाज सुनता है और वापस उससे मिलने चला आता है। वो मदद की भीख मांगता है क्योंकि वो अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और अब वार्डन भी कुछ नहीं कर सकता। फिर बेचारे कूपर को आखिर में एक ऐसे क्राइम के लिए फांसी पे चढ़ा दिया जाता है जो उसने कभी किया ही नहीं था। 16 साल बाद मर्फी, जो अब एक वकील बन चुकी होती है, अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में वापस अपील करती है। वार्डन और कूपर के कैदी दोस्त के सपोर्ट के साथ फाइनली वो उसकी बेगुनाही साबित करने में सफल हो जाते हैं। जज पिछले फैसले को बदलकर कूपर को बेगुनाह घोषित करते हैं और उस लड़की की मौत को फिर से जांच करने का ऑर्डर देते हैं, जिसे सुन के सभी लोग और मर्फी बहुत खुश होते हैं। फिर आखिर में मर्फी अपने पिता के साथ हॉट एयर बलून पे बिताए वो पलों को याद करने लगती है